हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपने टॉपिक एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, जो कि हमारा होने वाला है HEP सेकेंड के यूनिट 4 का पार्ट 1। तो एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में इसका हम पूरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। बाकी इसको हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो ये हमारा काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाता है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि आज की वीडियो में कौन कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। तो पार्ट 1 में बेसिकली हम एंडोक्राइन की इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर सेकेंडली एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, थर्ड हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, एंड फोर्थ टाइप्स ऑफ हार्मोन, एंड फिफ्थ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इतने सारे टॉपिक्स को आज हम पार्ट 1 में कवर करेंगे। बाकी जो हमारे पेंडिंग टॉपिक्स होंगे उनको हम दूसरी वीडियो यानी कि पार्ट 2 में कवर करेंगे। बाकी अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है HEP सेकेंड के यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 को, तो सभी कंप्लीट हो चुकी है। उनकी प्लेलिस्ट की लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, बाकी सभी वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं। बाकी इसके जो PDF नोट्स वगैरह होंगे, आप लोग टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप लोग सभी नोट्स को डाउनलोड फ्री में कर सकते हैं। एंड एक चीज़ और आप लोगों को बता दूं, तो हमारी ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करती है। HEP सेकेंड में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, मतलब कि एग्जाम के पर्पज़ से भी। तो इसको सभी चीज़ों को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो आज की वीडियो में हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में मेनली पढ़ने वाले हैं, यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम में कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं, एंड इसके मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन्स के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। जो हमारा HEP 1 था, यानी कि HEP फर्स्ट सेमेस्टर में हमने नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा था। तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है ये हमारे पूरे बॉडी फंक्शंस को क्या करता है, कंट्रोल करता है एंड कोऑर्डिनेट करता है। यानी कि हमारी बॉडी में जितने फंक्शंस होते हैं उन सभी को कंट्रोल करने का काम हमारे नर्वस सिस्टम का होता है। यानी कि हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं उनको कंट्रोल या फिर कोऑर्डिनेट करने का काम हमारा नर्वस सिस्टम ही करता है। तो अब आप तो यहाँ पे समझ गए कि हमारे बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करता है हमारा नर्वस सिस्टम। लेकिन जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो प्राइमरी रिस्पॉन्स, यानी कि वो शॉर्ट टर्म के लिए ही कंट्रोल करता है। बाकी हमारा जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है वो करता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि हमारा लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो अगर इसको हम मिला के बोले तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है एंड एंडोक्राइन सिस्टम है ये दोनों ही आपस में मिलके, यानी कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी सिस्टम दोनों ही आपस में मिलके हमारी बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल या फिर कोऑर्डिनेट करते हैं। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं। मान लो जैसे कि हमारा नर्वस सिस्टम है तो ये इंस्टेंटली अपना एक्शन शो करता है, यानी कि अपना रिस्पांस देता है। तो प्राइमरी रिस्पांस शॉर्ट टर्म का मतलब होता है, मान लो जैसे आप लोग किचन में काम कर रहे हो तो कोई पतीला है, अगर आपने उसको टच किया तो तुरंत झटके से क्या करते हो, हाथ हटा लेते हो। तो ये क्या हुआ, इंस्टेंट एक्शन हुआ। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, जो हमारी मतलब कि नर्व्स होती है फिर न्यूरॉन्स होती हैं, हमारी सेंसरी न्यूरॉन्स जो होती हैं वो हमारे ब्रेन में जाती हैं। जैसे नर्वस सिस्टम में यही होता है, ये जो सेंसरी न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में जाती हैं, मैसेज पहुंचाती हैं कि ये प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। तो वहाँ से हमको, जैसे कि हमने पतीला टच किया तो वो हमारा मतलब गर्म है पतीला, तो जो हमारी सेंसरी न्यूरॉन्स है वो हमारे माइंड में ये मैसेज भेजती हैं। उसके बाद जो उधर से जो हमारा ब्रेन होता है, यानी कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो हमको वहाँ पे हमारी मोटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती हैं, कहाँ पे, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो उधर से हमको मैसेज रिसीव होता है, यानी कि रिस्पॉन्स मिलता है कि अपना हाथ तुरंत हटा लीजिए नहीं तो वहाँ पे जल सकता है। तो ये हमारा क्या होता है, एकदम इंस्टेंटली हमको यहाँ पे एक्शन देखने को मिल जाता है, इसीलिए इसको हम प्राइमरी रिस्पॉन्स बोलते हैं, जो कि हमको बहुत ही जल्दी एक्शन देखने को मिलता है। तो जो शॉर्ट टर्म एक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए हमारा नर्वस सिस्टम यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है। अब मान लो एंडोक्राइन सिस्टम लॉन्ग टर्म के लिए क्यों करता है, क्योंकि हमारे सेकेंडरी रिस्पॉन्स देता है। मान लो उससे किसी भी बंदे को शुगर है, ठीक है, तो शुगर वाले पेशेंट को मतलब अपनी नॉर्मल स्टेज में आने के लिए काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा टाइम, मतलब टाइम कंज्यूमिंग होता है, टाइम लग जाता है, इसीलिए हमारा लॉन्ग टर्म में ये हमारा कहा जाता है एंडोक्राइन सिस्टम। तो इस तरीके से हमारा एंडोक्राइन सिस्टम भी काम करता है। तो आई होप आप लोग को एंडोक्राइन सिस्टम का थोड़ा सा पढ़ना क्लियर हो गया होगा कि एंडोक्राइन सिस्टम एक हमारा ऐसा सिस्टम है जो कि हमारा बेसिकली क्या करता है, हमारी जो बॉडी में जो फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं उनको कंट्रोल या फिर कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। जैसे कि हमारी कुछ बॉडी में बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारी ग्रोथ को या फिर मेटाबॉलिज्म वगैरह को, ये हमारा एंडोक्राइन सिस्टम मतलब कि कंट्रोल करने का या फिर कोऑर्डिनेट करने का काम करता है, उसको मैनेज करता है एक तरीके से। तो इतना तो बेसिक आइडिया आप लोग को लग गया होगा कि हमारा एंडोक्राइन सिस्टम एक्चुअल में करता क्या है। अब एक्चुअल में होता क्या है, यानी कि इसका काम तो पता चल गया है, लेकिन ये एंडोक्राइन सिस्टम है क्या, ये चीज़ हमको यहाँ पे समझना है। तो हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है ये बहुत सारी ग्लैंड्स को यहाँ पे क्या करता है, कंसिस्ट करता है। यानी कि हमारी कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, इट कंसिस्ट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स।
इसमें हमारी ग्रुप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं या फिर कंसिस्ट करती हैं हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में। अगर कोई भी ग्रुप होता है तभी तो वो हमारा सिस्टम बनता है, तो इसीलिए हमारा क्या कहलाता है, जब द ग्रुप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स मेक्स एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स मिलके हमारा एक एंडोक्राइन सिस्टम बनाती हैं। तो यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को अगर हम थोड़ा थोड़ा सा तोड़ दें तो सबसे पहले यहाँ पे हम समझते हैं ग्लैंड्स के बारे में कि हमारी ग्लैंड्स एक्चुअल में होती क्या हैं। तो अगर यहाँ पे हम ग्लैंड्स को देखें तो ग्लैंड्स आर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन और ग्रुप ऑफ टिश्यू दैट सिक्रीट सम केमिकल सब्सटेंस, यानी कि ग्लैंड्स जो होती हैं वो हमारी कुछ स्पेशलाइज्ड, मतलब कि कुछ हमारे स्पेशल टर्म्स की ऑर्गन्स होती हैं, या फिर उनको हम ग्रुप ऑफ टिश्यू भी बोल सकते हैं, क्योंकि ग्रुप ऑफ टिश्यू से हमारा एक ऑर्गन बनता है। तो ग्रुप ऑफ टिश्यू इसको बोल सकते हैं, जो कि हमारा क्या करती हैं, केमिकल सब्सटेंस को यहाँ पे सिक्रीट करने का काम करती हैं। यानी कि हमारे ग्लैंड्स के बाद कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं या फिर ये हमारे कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं जिनमें मतलब एबिलिटी होती है कि हमारे कुछ केमिकल सब्सटेंस को यहाँ पे सिक्रीट करने का काम करते हैं। अब आप लोगों ने मतलब बहुत बार सुना होगा कि हमारी जो ग्लैंड्स होती है वो बेसिकली हमारी 2 टाइप्स की होती हैं। एक तो हमारी होती है यहाँ पे एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक होती है हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड। अब एक्सोक्राइन मतलब कि जो एक्सटर्नल वाला पार्ट होता है, एंडोक्राइन मतलब कि जो इंटरनल वाला। एक्सो मतलब एक्सटर्नल, इंडो मतलब इंटरनल। तो ये हमारी हो गई एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड ये हो गई इंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो चलिए इन दोनों के बारे में भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो जब हम बात करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, तो दे रिलीज देयर सिक्रीशन थ्रू डक्ट्स एट स्पेसिफिक साइट। अब ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट क्या चीज़ होती है? डक्ट हमारी होती है एक तरीके की पाइप, मतलब कि ऐसे एक तरीके हम इसको पाइप बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, डक्ट। अब मान लो जैसे कि हमारा जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, अगर इसने कोई भी मतलब कि सिक्रीशन किया, किसी भी चीज़ को सिक्रीट किया, फिर कोई केमिकल सब्सटेंस को यहाँ पे सिक्रीट या फिर रिलीज़ करते हैं, तो वो हमारा कैसे जाता है, वो हमारा जाता है इन डक्ट्स के थ्रू, यानी कि डक्ट्स के थ्रू ये हमारी स्पेसिफिक साइट पे जाता है। अब मान लो 2 चीज़ें यहाँ पे हो जाती है। जो हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड है ये अपने सिक्रीशन को कहाँ रिलीज़ करता है या फिर सिक्रीट करता है, यहाँ पे पाइप, यानी कि जो हमारी डक्ट होती है, फिर पाइप भी इसको कह सकते हैं, इसमें हमारा रिलीज़ करता है, ठीक है, सिक्रीट करता है, और ये हमारा जाता है पाइप के थ्रू या फिर डक्ट के थ्रू हमारे एक स्पेसिफिक साइट पे, जहाँ पे मतलब कि पर्टिकुलर साइट पे जाता है जहाँ पे ज़रूरत होती है, कहीं इधर उधर नहीं, अपने स्पेसिफिक टारगेट पे ही जाता है और वहाँ पे रिलीज़ होता है, फिर सिक्रीट होता है। अब इसका एग्जाम्पल आ जाता है, मान लो जैसे सलेवरी ग्लैंड्स। अब सलेवरी ग्लैंड्स जो होती है वो क्या सिक्रीट करती है, सलाइवा को सिक्रीट करती है, और सलाइवा कहाँ पे सिक्रीट होता है, हमारे माउथ में होता है। अब माउथ के अलावा और कहीं भी हमारा जो सलाइवा होता है वो सिक्रीट नहीं होता है, सिर्फ सलाइवरी ग्लैंड हमारे माउथ में ही सलाइवा को सिक्रीट करती है, यानी कि अपने स्पेसिफिक साइट पे ही उसका सिक्रीशन करती हैं। वैसे ही कुछ हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जो कि हमारे अपना मतलब जो अपना सिक्रीशन होता है या फिर जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं उनको रिलीज़ हमारे डक्ट में करते हैं, और जो डक्ट के थ्रू ही हमारा जो मतलब कि रिलीज होता है वो या फिर सिक्रीशन होता है वो हमारे साइट ऑफ मतलब स्पेसिफिक साइट पे ही जाके रिलीज होता है जहाँ पे उसको होना होता है, यानी कि स्पेसिफिक पार्ट पे ही अपना यहाँ पे सिक्रीशन करती हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो आई होप आप लोग को एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्लियर हो गया होगा। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में देख लेते हैं। तो दे रिलीज देयर सिक्रीशन विदाउट डक्ट डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम थ्रू द बॉडी, यानी कि अब जैसे कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो था वो अपना सिक्रीशन कहाँ पे, डक्ट के थ्रू कर रहे थे, लेकिन जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है ये डायरेक्टली अपना मतलब कि डायरेक्टली सिक्रीशन कहाँ पे करती, ब्लड स्ट्रीम में, बॉडी के थ्रू। यहाँ पे मतलब कि वो से यहाँ पे कोई डक्ट नहीं होती, डक्ट के थ्रू नहीं होता है, ये डायरेक्टली हमारे ब्लड स्ट्रीम में ही सिक्रीट होता है। यानी कि जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स जिसको हम मेनली आज हम पढ़ने वाले हैं, तो ये अपना सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में कर देती है, इसमें कोई भी डक्ट पाई नहीं जाती है। जैसे कि हमारी जो ब्लड स्ट्रीम होती है, हमारे यहाँ पे जो ब्लड होता है यहाँ प्रेजेंट होता है ब्लड स्ट्रीम में, तो यहीं पे डायरेक्टली अपना ये सिक्रीशन कर देती है थ्रू आउट द बॉडी। तो ये डायरेक्टली हमारे ब्लड में ही पहुँच जाता है, यानी कि सिक्रीट हो जाता है। अब इसका एग्जाम्पल आ जाता है जैसे कि हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। अब जो यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ये हमारी एक टाइप की एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। मान लो ये हमारे जो एक हार्मोन को यहाँ पे मतलब कि सिक्रीट या फिर रिलीज़ करती है, TSH इसको हम कहते हैं। अब जो TSH है ये हमारा जो TSH हार्मोन होता है ये हमारे डायरेक्टली थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करता है। तो यहाँ पे जो सिक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स हो रहा है इसी को यहाँ पे हम क्या कह देते हैं, हार्मोन्स कह देते हैं। यानी कि ये जो TSH है ये हमारे किसी भी डक्ट के थ्रू सिक्रीट नहीं होता है, ये डायरेक्टली हमारे ब्लड स्ट्रीम में ही चला जाता है।
तो ये पूरी बॉडी में ना जाके हमारे डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हमारे यहाँ पे थायराइड के पास ही जाता है। अभी हमारा आप लोग मतलब एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि हमारे मतलब कि जाता पूरे ब्लड स्ट्रीम में जाता है तो हमारी पूरी बॉडी में जाएगा, तो थायराइड के पास ही क्यों जाता है, यानी कि अपने साइट ऑफ एक्शन पे ही क्यों जाता है, तो वो उसको हम थोड़ा सा आप लोग को आगे समझेंगे। तो सिक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स नोन एज हार्मोन्स, यानी कि यहाँ पे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स का सिक्रीशन हो रहा है इसी को हम यहाँ पे हार्मोन्स भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे हार्मोन्स क्या हो रहे हैं, यहाँ पे सिक्रीट हो रहा है TSH पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू। अगर सिंपली जाने तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स का जो सिक्रीशन होता है, यहाँ पे मतलब कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो भी रिलीज करते हैं फिर सिक्रीट करते हैं कोई भी केमिकल सब्सटेंस, उसको हम यहाँ पे कह देते हैं हार्मोन्स। बस आप लोग इतना समझिए एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड के बीच का डिफरेंस, कि यहाँ पे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स यहाँ पे रिलीज होती हैं डक्ट्स में और अपने स्पेसिफिक साइट पे जाके मतलब कि एक्ट करती हैं, और एंडोक्राइन ग्लैंड यहाँ पे डायरेक्टली हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुँचती हैं विदाउट एनी डक्ट। और ये एग्जाम्पल आप लोग का हो जाता है, ठीक है। और ये कोई भी जो जितना भी केमिकल मतलब कि सब्सटेंस यहाँ पे रिलीज करती है उसको यहाँ पे हम हार्मोन्स बोल देते हैं। बाकी इसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स को यहाँ पे हम ब्रीफ में समझने वाले हैं। तो अब एंडोक्राइन सिस्टम को यहाँ पे हम और एक चीज़ आप लोग को बता दूं कि एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि यहाँ पे हमारा ग्रुप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है। तो जितना भी मतलब जितने भी हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स वगैरह जब आपस में मिल जाती हैं बहुत सारी, उसी को यहाँ पे हम सिस्टम बोल देते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम। तो जब यहाँ पे हम एंडोक्राइन सिस्टम को यहाँ पे डिफाइन करते हैं, द ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ डक्टलेस ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स दैट रेगुलेट द बॉडी प्रोसेसेस बाय सिक्रीटिंग केमिकल सब्सटेंस। तो देखा जाए जो हमारे ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम्स होते हैं, यानी कि हमारे ह्यूमन में एंडोक्राइन सिस्टम होते हैं, वो बहुत सारे ग्रुप्स को यहाँ पे कंसिस्ट करते हैं जिसमें हमारी डक्ट प्रेजेंट नहीं होती, क्योंकि हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में कोई भी डक्टलेस ग्लैंड होती है, इसमें हमारी कोई भी डक्ट नहीं प्रेजेंट होती है। तो जिसमें हमारी डक्ट नहीं प्रेजेंट होती है, जो हमारा पूरा ग्रुप कंसिस्ट करता है, उसी को यहाँ पे हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोल देते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारी डक्टलेस ग्लैंड्स होती है, इसीलिए इसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोल देते हैं। बाकी हमारे क्या करते हैं, रेगुलेट यानी कि हमारे कंट्रोल करते हैं बॉडी प्रोसेसेस बाय सिक्रीटिंग केमिकल सब्सटेंस, यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारी वो ग्लैंड्स होती है जो कि हमारी बॉडी फंक्शंस या फिर बॉडी में जो प्रोसेस हो रही हैं उनको हमारे यहाँ पे क्या करते हैं, रेगुलेट करने का, फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं, कुछ हमारे हार्मोन्स को रिलीज करके या फिर केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करके। केमिकल सब्सटेंस को यहाँ पे हम केमिकल मैसेंजर बोल सकते हैं एंड इसको हम हार्मोन्स भी बोल सकते हैं। तो इतना समझिए कि हमारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स को सिक्रीट करती हैं या फिर केमिकल सब्सटेंस को सिक्रीट करती हैं, जिससे कि हमारे ये बॉडी फंक्शंस को यहाँ पे परफॉर्म कर सकें और ये हमारे बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कर सकें। तो एंडोक्राइन सिस्टम का ही हमारा बेसिकली काम होता है। बाकी हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं वो डक्टलेस होती हैं, इसमें कोई भी डक्ट नहीं प्रेजेंट होती है एंड दे सिक्रेट हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हमारी कोई भी डक्ट नहीं प्रेजेंट होती, इसीलिए ये अपना जो सिक्रीशन करती हैं केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल सब्सटेंस को सिक्रीट करती है वो डायरेक्टली हमारे ब्लड स्ट्रीम में ही सिक्रीट करती हैं। फिर आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, द नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम टुगेदर कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट ऑल द फंक्शन ऑफ आवर बॉडी। यानी कि अब जैसे हमने आप लोग को यहाँ पे बताया था कि हमारा नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम दोनों ही मिलके हमारे जितने भी बॉडी में फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं उनको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं। ये दोनों सिस्टम्स यानी कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स दोनों ही हमको देखने को मिलते हैं, तभी हमारी बॉडी फंक्शन सभी के सभी परफॉर्म होते हैं थ्रू द नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। बाकी फिर आ जाता है द ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम इज नोन एज एंडोक्रिनोलॉजी। यानी कि जो भी हमारी ब्रांच ऑफ साइंस है, यानी कि जो हमारी बायोलॉजी की ब्रांच है, हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं, उसी को यहाँ पे हम एंडोक्रिनोलॉजी बोल देते हैं, ठीक है। बाकी आई होप आप लोग को एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पूरा अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम जान लेते हैं यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। बाकी इसको हम ब्रीफ में पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, बाकी इसमें देख लेते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारी एक्चुअल में होती कितनी है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड दैट सिक्रीट हार्मोन्स इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस दैट फर्दर डिफ्यूज्ड इनटू ब्लड कैपिलरीज। तो अब यहाँ पे मतलब कि देखा जाए तो हमारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है ये तो हमारे आप लोगों को बताया कि डक्टलेस ग्लैंड होती है, इसमें कोई भी डक्ट प्रेजेंट नहीं होती है, फिर यहाँ पे हमारी कोई भी डक्ट पाई नहीं जाती है। तो ये हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करते हैं, हार्मोन्स यहाँ पे सिक्रीट करते हैं। अब एक बात यहाँ पे आ जाती है कि हमारे मतलब कि सिक्रीट करते हैं, जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को बताया कि हमारे डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में सिक्रीट करते हैं। तो ब्लड यहाँ पे डक्ट नहीं प्रेजेंट होती है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम से पहले भी हमारी जो मतलब कि जो हार्मोन्स या फिर जो सिक्रीशन होता है वो हमारा कहीं और
और भी होता है। वो हमारा सबसे पहले होता है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में, उसके बाद हमारा है फर्दरली डिफ्यूज होता है, उसके बाद हमारे ब्लड कैपिलरीज में जाता है एंड कैरीड थ्रू आउट द बॉडी बाय सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि हमारे तब यहाँ पे हमारे ब्लड में पहुँच जाता है, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुँच जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स की जो हमारी सेल्स होती है, यानी कि ये हमारे सबसे पहले अपना सिक्रेशन कहाँ करती है, यानी कि हार्मोन्स को सिक्रेट या फिर केमिकल सब्सटेंस को सिक्रेट करती है हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में। सबसे पहले हार्मोन को सिक्रेट करती है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में। ये हमारे सिक्रेट होते हैं कहाँ पे, एक्स्ट्रा सेलुलर जो स्पेस होती है, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर यानी कि बाहर वाली स्पेस, जो बाहर वाली स्पेस होती है उसमें हमारे ये जाते हैं, सिक्रेट होते हैं, रिलीज होते हैं। और एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में होता हुआ ये हमारा जाता है फिर ब्लड स्ट्रीम में, यानी कि फिर डायरेक्टली हमारे यहाँ पे ब्लड स्ट्रीम में, कहीं और ना जाके हमारे डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में पहुँच जाता है। अब जैसे कि आप लोग कह सकते हैं कि हमारी जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं उसमें हमारा थोड़ा सा स्पेस या फिर पोर्स होता है इस टाइप का, और इन्हीं पोर्स के थ्रू हमारे जो हार्मोन्स होते हैं, यानी कि जो हमारे हार्मोन्स हैं, ये हमारे चले जाते हैं ब्लड स्ट्रीम में। तो इतना आप लोग समझ गए। जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स है ये हमारी डक्टलेस ग्लैंड होती है, इसमें कोई भी डक्ट नहीं प्रेजेंट होती है एंड ये हार्मोन्स को सिक्रीट करती है सबसे पहले एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में, उसके बाद एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में हार्मोन्स रिलीज होने के बाद ये फर्दरली हमारे डिफ्यूज हो जाते हैं ब्लड कैपिलरीज के थ्रू हमारे ब्लड स्ट्रीम में, मतलब कि ब्लड कैपिलरीज के थ्रू हमारे ये सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंच जाते हैं। तो ये हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स इस तरीके से हमारे ब्लड स्ट्रीम में यहाँ पे सिक्रेशन करती हैं हार्मोन्स का। आई होप आप लोग इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारे एंडोक्राइन सिस्टम कितने नंबर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स को, यहाँ पे ग्रुप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंसिस्ट करते हैं, यानी कि हमारी बॉडी में कितने सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले अगर देखें तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा आ जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर सेकंड है थायरॉइड ग्लैंड, थर्ड है पैराथायरॉइड ग्लैंड, फोर्थ है पीनियल ग्लैंड, फिफ्थ थाइमस ग्लैंड, सिक्स एड्रिनल ग्लैंड, सेवन्थ पैंक्रियाटिक आइसलेट एंड एट्थ है ओवरीज, जिसको फीमेल्स में होती हैं, एंड टेस्टिस मेल्स में होती हैं। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम हार्मोन्स के बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे, बाकी इसको हम एकदम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। ये जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं और इन्हीं को यहाँ पे हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोल देते हैं। और इन्हीं सबको मिला के हमारी जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स अगर इन सबको मिला देते हैं तो हमारे यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम बन जाता है। तो चलिए आज की वीडियो में थोड़ा सा इसकी लोकेशंस के बारे में देख लेते हैं कि हमारी कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूजन पार्ट आ जाता है आप लोग के लिए कि हमारा ये हाइपोथैलेमस कहाँ से आ जाता है। अब हाइपोथैलेमस वाला फंडा आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर देंगे, वहाँ पे आप लोग को पता चल जाएगा। बाकी इसमें मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड में कुछ लोग हाइपोथैलेमस को काउंट भी करते हैं, कुछ लोग नहीं भी काउंट करते हैं, ठीक है। तो इसको अभी के लिए छोड़ देते हैं। तो ये हमारा हाइपोथैलेमस यहाँ पे प्रेजेंट होता है। फिर आता है हमारा पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड, थायरॉइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड एंड एड्रिनल ग्लैंड एंड पैंक्रियाटिक आइसलेट, ओवरी एंड टेस्टिस। अब यहाँ पे ये इतना पार्ट जो होता है ये हमारा होता है ब्रेन का, यानी कि हमारा हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड ये हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ब्रेन वाले पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। अब इनकी लोकेशन इतने अच्छे से आप लोगों को समझ नहीं आएगी, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हाइपोथैलेमस है ये हमारे सबसे ऊपर ये वाला जो पार्ट होता है यहाँ पे प्रेजेंट होता है, और ये जो नीचे वाला पार्ट होता है हाइपोथैलेमस के नीचे वाला पार्ट, इसको यहाँ पे हम पीनियल ग्लैंड बोल देते हैं। और ये वाला जो पार्ट होता है जो लोअर पार्ट होता है इसको यहाँ पे हम पिट्यूटरी ग्लैंड बोल देते हैं। अब उसके नीचे हमारा आ जाता है पैराथायरॉइड ग्लैंड। अब जैसे कि आप लोग को गले के नीचे देखने को मिलता है, मतलब कि यहाँ पे होता है एक हमारी बटरफ्लाई शेप में होती है, इसको यहाँ पे हम पैराथायरॉइड ग्लैंड बोल देते हैं, ये वाली इस ग्लैंड को। और ये जो नीचे वाला जो पार्ट होता है इसका जो बाहर वाला होता है इसको यहाँ पे हम थायरॉइड ग्लैंड बोल देते हैं। अब ये जो थाइमस ग्लैंड है ये हमारे हार्ट के पास हमको देखने को मिलती है। अब यहाँ पे इसके नीचे देखें तो ये हमारी दोनों किडनी प्रेजेंट होती है। तो जो दोनों किडनी के ऊपर ये जो कवरिंग होती है इसको यहाँ पे हम बोल देते हैं एड्रिनल ग्लैंड। अब ये हमारे यहाँ पे पैंक्रियाज के पास हमारे क्या होता है, ये हमारी पैंक्रियाटिक आइसलेट होती है। उसके बाद फीमेल्स में हमारी ओवरीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, और मेल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, टेस्टिस प्रेजेंट होता है। तो आई होप इसकी लोकेशन आप लोग को क्लियर हो गई होगी। बाकी इसको हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, इसीलिए बेसिकली आज की वीडियो में हार्मोन्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे। बाकी इसके जितने भी पार्ट्स हैं इनको हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। तो ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है एंडोक्राइन ग्लैंड्स का, ठीक है। इसका फंक्शन वगैरह ये इसका मतलब क्या होता है ये सारी चीज़ें आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अपने हार्मोन्स के बारे में, जिनके बारे में आज हम बेसिकली अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं।
तो हार्मोन्स को यहाँ पे हम डिफाइन करें तो हार्मोन्स आर नथिंग बट टाइप ऑफ केमिकल मैसेंजर प्राइमरीली प्रोड्यूस बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब जो हमारे यहाँ पे मतलब कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो क्या यहाँ पे क्या होती हैं, ये हमारी केमिकल मैसेंजर्स को यहाँ पे प्राइमरीली प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम यहाँ पे हार्मोन्स कह देते हैं। बाकी हमारा हार्मोन यहाँ पे जो हमारे मतलब बॉडी में फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं उनको रेगुलेट एंड कंट्रोल करने का काम करता है, यानी कि वाइडर रेंज में जो हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं उनको यहाँ पे रेगुलेट करता है और कंट्रोल करता है। बाकी हमारे जो हार्मोन्स होते हैं ये बेसिकली हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं कुछ सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए, जो कि हमारी दो होती हैं, स्पेशली ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म के लिए हमारा सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा हार्मोन्स। अब मान लो जैसे कि ग्रोथ हार्मोन की वजह से हमारी बॉडी में जितने भी मतलब कि ग्रोथ वाले चीज़ें हैं वो हमारी ग्रो होती है, जैसे कि हमारी बोन्स वगैरह ग्रो होती हैं, हम लोग ग्रो होते हैं। बाकी हमारा मेटाबॉलिज्म को भी हमारा कंट्रोल एंड रेगुलेट करने का काम करता है। तो हमारी बॉडी में मतलब जैसे कि हमारे ग्रोथ में हार्मोनल चेंजेस आते हैं हमारी एज के हिसाब से, तो ये सारी चीज़ों को कौन कंट्रोल करता है, हमारे हार्मोन्स ही रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अब इसको थोड़ा सा यहाँ से समझते हैं। मान लो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो हमारे यहाँ पे सिक्रीशन मतलब केमिकल सब्सटेंस को यहाँ पे डायरेक्टली हार्मोन को कहाँ पे सिक्रीट करती है, हमारे ब्लड स्ट्रीम में सिक्रीट करती हैं। अब मान लो जो हमारा ब्लड मतलब कि ब्लड स्ट्रीम है, हमारा ब्लड तो हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट है। जो हार्मोन मतलब कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो हार्मोन को जब वो ब्लड स्ट्रीम में मतलब कि मतलब डायरेक्टली यहाँ पे सिक्रीट कर देती हैं। अब एग्जांपल में जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्या सिक्रीट करता है, TSH हार्मोन को सिक्रीट करता है, जिसको डायरेक्टली हमारे थायराइड ग्लैंड के पास जाके बाइंड होना होता है। लेकिन ये हमारा डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जाता है, हार्मोन सिक्रीशन इसका ब्लड स्ट्रीम में होता है TSH का, तो ये हमारे ब्लड स्ट्रीम से कहीं भी जा सकता है। तो हमारे थायराइड ग्लैंड पे ही कैसे पहुंचता है, तो उस प्रोसेस को चलिए हम यहाँ पे समझते हैं। मतलब कि हमारा जो TSH हार्मोन है ये अपने थायराइड ग्लैंड को पहचाने है कैसे, कि हमको इसी पे एक्ट करना है, उसी को यहाँ पे हम समझेंगे। अब ये चीज़ समझिए कि जो हमारा हार्मोन होता है, यानी कि जो TSH हार्मोन है, ये अपने ही रिसेप्टर पे जाके बाइंड करता है। मान लीजिए ऐसे कोई भी ताला होता है तो उसकी एक पर्टिकुलर चाबी होती है, तो वो अपने ही ताले में लगती है। तो वही चीज़ है यहाँ पे, जो हमारा TSH हार्मोन है ये अपने ही, ये अगर ब्लड स्ट्रीम में भी जाके मतलब सिक्रीट हो रहा है, फिर रिलीज हो रहा है डायरेक्टली, तो ये अपने ही थायराइड ग्लैंड को पहचानता है और उन पर जाके हमारा ये बाइंड करता है। अब ये एक्चुअल में TSH हार्मोन थायराइड ग्लैंड पे जाके बाइंड कैसे करता है। अब आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा TSH हार्मोन है इसका शेप कुछ ट्रायंगुलर शेप में, ठीक है, और यहाँ पे जो थायराइड ग्लैंड के जो रिसेप्टर्स हैं इनका आप लोग देख सकते हैं कि ये जो ट्रायंगुलर शेप में है ये यहाँ पे खाली जगह छोड़ देते हैं, मतलब कि अपने हार्मोन्स को यहाँ पे बाइंड होने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा जो TSH हार्मोन जैसे ही हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाता है, यहाँ पे मतलब कि रिलीज होता है ब्लड स्ट्रीम में, वो अपने थायराइड ग्लैंड के पास ही जाके बाइंड हो जाता है, क्योंकि इसके रिसेप्टर्स यहाँ पे उसके लिए क्या होते हैं, एकदम खाली होते हैं, और जो TSH हार्मोन होता है उन्हीं पे जाके मतलब ये इसी के शेप का होता है, तो ये अपने ही मतलब कि रिसेप्टर पे जाके हमारा क्या करता है, बाइंड कर देता है, यानी कि थायराइड ग्लैंड पे बाइंड होता है। अगर मान लो ये जो इसका शेप कुछ इस तरीके का है, ठीक है, कुछ इस तरीके का है, तो ये मतलब ऐसे जाके बाइंड करेगा। अगर मान लो इसका जो मतलब कि थायराइड ग्लैंड का जो रिसेप्टर है, अगर इसका शेप कुछ इस तरीके का होता, यानी कि कुछ इस तरीके का होता, तो ये इस पे जाके बाइंड ना कर पाता, क्योंकि ये इसका ऐसा ही शेप है दोनों का ही, ठीक है। तो ये क्या करता है, TSH हार्मोन अपने रिसेप्टर पे जाके फ्रीली यहाँ पे बाइंड हो जाता है। तो जैसे ही यहाँ पे मतलब कि TSH हार्मोन अपने रिसेप्टर्स पे जाके यहाँ पे बाइंड हो जाता है, तो यहाँ पे हमारा थायराइड हार्मोन क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो TSH हार्मोन अपने थायराइड ग्लैंड के पास ही जाके बाइंड होता है, क्योंकि इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारे थायराइड ग्लैंड के पास ही होते हैं, यानी कि TSH हार्मोन अपने ही रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड हो जाता है। अब मान लो जैसे कि किडनी का शेप आप लोग, ये हमारे मतलब कि TSH हार्मोन भले किडनी के पास जाए, लंग्स के पास जाए, मगर इसका रिसेप्टर जब है ही नहीं तो ये बाइंड करेगा ही नहीं। लेकिन जैसे ही इसका जो थायराइड ग्लैंड है इसका रिसेप्टर है, यानी कि TSH हार्मोन का रिसेप्टर है, तो ये अपने ही रिसेप्टर पे जाके बाइंड करता है। घूम फिरा के सब जगह होने के बाद ये अपने ही रिसेप्टर पे जाके क्या करता है, बाइंड हो जाता है। अब आप लोग लंग्स में देख सकते हैं कि ये हमारा रिसेप्टर इस शेप में है और ये हमारा ट्रायंगुलर शेप में है, तो क्या इस पे बाइंड करेगा, नहीं करेगा, वहाँ से हट जाएगा तुरंत। तो ये अपने ही जाके रिसेप्टर्स पे बाइंड कर देता है। तो इस तरीके से हमारे जो TSH हार्मोन होते हैं अपने रिसेप्टर्स पे बाइंड हो जाते हैं।
तो इस तरीके से हार्मोन जाते हैं हमारे ब्लड स्ट्रीम में, मतलब पूरी बॉडी में जाते हैं, लेकिन ये अपने ही मतलब कि थायरॉइड ग्लैंड पे जाके बाइंड होते हैं, यानी कि अपने ही रिसेप्टर पे जाके बाइंड होते हैं ये जो हार्मोन्स होते हैं। अब इनके हम टाइप्स के बारे में देख लें तो हार्मोन्स हमारे बेसिकली 2 टाइप्स में क्लासिफाइड होते हैं। एक होता है स्टेरॉयडल हार्मोन, सेकेंड होता है नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन। तो चलिए इनके बारे में भी यहाँ पे हम समझ लेते हैं। तो इनमें देखा जाए तो दे आर जनरली सिंथेसाइज और डिराइव फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल बेस्ड लिपिड, यानी कि जो हमारे स्टेरॉयडल हार्मोन बनते कैसे हैं, सिंथेसाइज कैसे होते हैं, तो वो बेसिकली हमारे लिपिड्स के बनते हैं, जिनमें बनते भी किसमें हैं, जिसमें हमारा कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल बेस्ड लिपिड पे ही हमारे ये बनते हैं हमारे स्टेरॉयडल हार्मोन्स। एंड दे आर मेनली वाटर इनसॉल्युबल, लिपिड सॉल्युबल। ये जो हमारे स्टेरॉयडल हार्मोन होते हैं ये हमारे वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर में मिक्स नहीं होते हैं, लेकिन हमारे लिपिड सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि हमारी बेसिकली लिपिड के बने होते हैं, तो ये हमारी इजीली लिपिड में सॉल्युबल हो जाते हैं। एंड दीज हार्मोन कैन इजीली क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो हमारे स्टेरॉयडल हार्मोन्स होते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर लेते हैं, यानी कि इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होती, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ये हमारे इजीली क्रॉस हो जाते हैं। एग्जाम्पल आता है टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन एंड ग्लूकोकॉर्टिकोइड एक्सेट्रा। तो ये हमारे हो जाते हैं स्टेरॉयडल हार्मोन्स। अब इसके बाद हमारा यहाँ पे आ जाता है नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन्स। तो नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन्स में बेसिकली इसको हम प्रोटीन हार्मोन्स के नेम से भी जानते हैं। बाकी ये जो हमारे सिंथेसाइज्ड होते हैं अमीनो एसिड से। अब जैसे कि आप लोग को पता है कि अमीनो एसिड से ही हमारा प्रोटीन बनता है, ठीक है। और यहाँ पे अमीनो एसिड जैसे कि हमारे कुछ आ जाते हैं अमीन्स, पॉलीपेप्टाइड्स, प्रोटीन्स। तो एक चीज़ यहाँ पे आती है पॉलीपेप्टाइड्स। तो मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में काफ़ी बार पॉलीपेप्टाइड्स के बारे में बताया, फर्स्ट सेमेस्टर में बताया है, तो आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए पॉलीपेप्टाइड्स एक्चुअल में होते क्या है। बाकी ये हमारे जनरली वाटर में सॉल्युबल होते हैं नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन्स। अब एक चीज़ यहाँ पे जैसे कि मैंने स्टेरॉयडल हार्मोन में बताया था कि ये हमारे बेसिकली सिर्फ लिपिड में सॉल्युबल होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि ये हमारे लिपिड के बने होते हैं, फैट्स, ऑयल, इन सब के बने होते हैं, इसीलिए सिर्फ लिपिड में सॉल्युबल होते हैं। अब नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन्स ये हमारे प्रोटीन्स के बने हुए हैं, तो ये हमारे मतलब कि लिपिड में सॉल्युबल, इनसॉल्युबल नहीं होते हैं और वाटर में सॉल्युबल होते हैं, यानी कि लिपिड में सॉल्युबल नहीं होते हैं, वाटर में हमारे जनरली सॉल्युबल होते हैं। बाकी हमारा प्रोटीन्स हार्मोन कैन नॉट क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बस इसका अपोजिट आप लोग लिख दीजिएगा कि प्रोटीन हार्मोन्स जो होते हैं ये हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, इनमें ये एबिलिटी नहीं होती है। बाकी एग्जांपल आ जाता है जैसे कि इंसुलिन, एड्रेनलिन, ग्लूकागॉन। तो ये सभी के सभी हमारे कुछ नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन्स होते हैं। तो आई होप आप लोग को स्टेरॉयडल हार्मोन एंड नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन्स एंड हार्मोन्स के बारे में सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोग को कोई भी डाउट होता है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अब हम देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन्स। तो यहाँ पे हार्मोन का मैकेनिज्म देख लेते हैं कि ये एक्चुअल में हमारा काम कैसे करता है। तो जब हम यहाँ पे इसमें इसकी पहली पॉइंट को देखें तो हार्मोन शोज देयर एक्शन और टारगेट सेल बाय बाइंडिंग ऑन स्पेसिफिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट ईदर ऑन सरफेस और इनसाइड ऑफ दैट सेल। अब जैसे कि आप लोग को पता है कि हमारा कोई भी हार्मोन है जब वो अपने टारगेट सेल पे जाके बाइंड होता है तभी, मतलब यानी कि स्पेसिफिक रिसेप्टर पे जाके, मान लो ये TSH हार्मोन है तो ये अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर पे जाके बाइंड होगा तभी तो अपना एक्शन शो करेगा। अब मान लो जैसे कि कोई भी हमारी सेल है, ठीक है, एक सेल है, अब ये सेल के ऊपर भी यानी कि हमारे इस तरीके से ऊपर भी प्रेजेंट हो सकता है रिसेप्टर और अंदर भी प्रेजेंट हो सकता है रिसेप्टर, ठीक है। तो ये हमारी क्या होती है, सेल के ऊपर और सेल के अंदर, यहाँ दोनों साइड्स में हमारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट ईदर ऑन सरफेस और इनसाइड ऑफ दैट सेल। ये हमारी सेल है, इसके ऊपर भी सरफेस पे भी प्रेजेंट हो सकता है रिसेप्टर और अंदर भी प्रेजेंट हो सकता है। तो वही चीज़ है कि जो हमारा हार्मोन होता है अपना एक्शन तभी शो करता है जब वो टारगेटेड सेल पे बाइंड होता है अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर पे, या तो वो सेल के अंदर रिसेप्टर प्रेजेंट होगा या तो सेल के बाहर प्रेजेंट होगा, ठीक है। हार्मोन्स बाइंड ऑन देयर रिसेप्टर्स टू फॉर्म हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अब जो यहाँ पे हार्मोन है, जैसे कि हमारा ये वाला हार्मोन है, ये अपने रिसेप्टर्स पे बाइंड होता है क्योंकि ये क्या बनाना चाहता है, यहाँ पे ये रिसेप्टर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देता है। जब हार्मोन अपने रिसेप्टर पे यहाँ पे बाइंड हो जाएगा तो वो क्या फॉर्म कर देगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देता है। अब जैसे ही हमारा यहाँ पे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन जाता है वैसे ही हमको यहाँ पे एक्शन देखने को मिलने लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हार्मोन होता है वो मेनली हमारे 2 टाइप से मतलब कि एक्शन को शो करते हैं। मैकेनिज्म इसका 2 टाइप से होता है, एक होता है डायरेक्ट जीन एक्टिवेशन मैकेनिज्म, सेकेंड होता है सेकेंड मैसेंजर एक्टिवेशन मैकेनिज्म। तो चलिए इन दोनों को भी यहाँ पे हम समझ लेते हैं।
तो हार्मोन इन्हीं दोनों से अपना मैकेनिज्म शो करता है। अब मान लो जैसे कि हमारा एक सेल होता है, ठीक है, ये हमारा एक सेल है, ठीक है। तो सेल के अंदर हमारा क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और सेल के अंदर वाला पार्ट न्यूक्लियस होता है, तो इसको यहाँ पे हम न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। और जो इसकी कवरिंग होती है इसको हम बोल देते हैं साइटोप्लाज्म, यानी कि न्यूक्लियस के बाहर वाला पार्ट जो होता है इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला सबसे बाहरी पार्ट होता है, इसको हम बोल देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल देते हैं। यानी कि यही हमारी क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर हमारा होता है साइटोप्लाज्म, उसके अंदर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो अब ध्यान से सुनिएगा, मान लो ऐसे कोई भी हमारा रिसेप्टर है, अगर वो हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है तो उसको हम बोल देते हैं साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर। और अगर हमारे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि बाहरी वाले हिस्से में मतलब सरफेस पे ही हमारा रिसेप्टर प्रेजेंट है तो उसको यहाँ पे हम बोल देते हैं प्लाज्मा रिसेप्टर, या फिर इसको मेम्ब्रेन रिसेप्टर भी बोल सकते हैं। अब इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे जो हमारी मतलब कि 3 तरीके के रिसेप्टार्स होते हैं। अब इसमें हमारे 2 मतलब कि इंट्रासेलुलर रिसेप्टार्स होते हैं और एक हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टार होता है। अब जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टार होता है यानी कि इंटरसेलुलर, वो हमारा हो जाता है यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, यानी कि अंदर प्रेजेंट होता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। और उसके बाहर वाला जो रिसेप्टर होता है इसको हम कहते हैं यहाँ पे साइटोप्लाज्म। और जो बाहरी सबसे बाहरी वाला होता है, ये दो हमारे हो जाते हैं इंटरनल, यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म अंदर प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, तो ये हो जाते हैं इंटरसेलुलर रिसेप्टार्स। और एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टार यानी कि जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिसेप्टार होता है, जो प्लाज्मा रिसेप्टार होता है ये हमारे सबसे बाहरी में प्रेजेंट होता है, आउटसाइड में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको हम कह देते हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टार, क्योंकि ये हमारा यहाँ पे सरफेस पे प्रेजेंट होता है। तो आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा कि कितने टाइप के हमारे यहाँ पे रिसेप्टार्स होते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे जो हमारा ये इसके 2 मैकेनिज्म हैं, इन दोनों के बारे में चलिए हम देख लेते हैं। तो पहले हमारा यहाँ पे आ जाता है डायरेक्ट जीन एक्टिवेशन। अब हमारा जो डायरेक्ट जीन एक्टिवेशन है, तो इसको अगर हम देखें तो दिस मैकेनिज्म इन मेनली परफॉर्म्ड बाय स्टेरॉयडल हार्मोन ऑफ और लिपिड सॉल्युबल हार्मोन। यानी कि ये हमारा जो मैकेनिज्म होता है ये बेसिकली हमारे किस बेस पे परफॉर्म किया जाता है, किसके थ्रू मेनली परफॉर्म किया जाता है, वो स्टेरॉयडल हार्मोन या फिर लिपिड सॉल्युबल हार्मोन के थ्रू ये हमारा मैकेनिज्म परफॉर्म किया जाता है। सेकेंड पॉइंट आ जाती है द रिसेप्टार्स ऑफ दीज हार्मोन प्रेजेंट इन इंट्रासेलुलर रीजन ईदर इन साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। यानी कि ये जो हमारे रिसेप्टार्स होते हैं, हार्मोन्स के जो हमारे रिसेप्टार्स हैं, ये हमारे इंट्रासेलुलर रीजन में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था सेल में, या तो ये इंट्रासेलुलर रीजन हमारा कौन सा आ जाता है, साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियोप्लाज्म। या तो हमारे ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे या फिर हमारे ये न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे। अब जैसे कि आप लोग को पता है कि ये वाला हमारा किसके थ्रू ये मैकेनिज्म हो रहा है, स्टेरॉयडल हार्मोन के थ्रू होता है, फिर लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स के थ्रू होता है। तो ये क्या करता है कि ये लिपिड वाली मेम्ब्रेन को ये क्या करता है, ईजिली ये क्रॉस कर लेता है, क्योंकि हमारा लिपिड सॉल्युबल हार्मोन होता है तो ये इजीली हमारे लिपिड को क्या करते हैं, क्रॉस कर लेते हैं। अब इनका जो यहाँ पे रिसेप्टार होता है, यानी कि ये जो डायरेक्ट जीन एक्टिवेशन में जो रिसेप्टार होता है वो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, या तो ये हमारा साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा या फिर हमारे न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा। अब चलिए इसमें देख लेते हैं काम कैसे होता है। मान लो ऐसे कि जो हमारा हार्मोन है वो हमारा कहाँ पे रिलीज़ हो रहा है, डायरेक्टली हमारे ब्लड में रिलीज़ होता है। तो ब्लड कैपिलरी में ये हमारा हार्मोन आता है, उसके बाद इसका सिक्रीशन इसमें हो जाता है, उसके बाद ये हमारा यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। अब ये क्रॉस इसलिए कर पाता है क्योंकि हमारा बेसिकली लिपिड सॉल्युबल होता है, इसलिए लिपिड सॉल्युबल हार्मोन होने की वजह से ये हमारा इजीली क्रॉस कर लेता है। अब ये जो हार्मोन यहाँ पे ब्लड कैपिलरी से आ रहा है और सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है, तो इसका जो रिसेप्टर होता है वो हमारे या तो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा। यानी कि साइटोप्लाज्म में भी हो सकता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में भी हो सकता है। तो ये अपने ही रिसेप्टर पे जाके क्या करता है, बाइंड करता है और यहाँ पे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है। अब ये वाला जो एरिया है, यानी कि ये वाला एरिया होता है, ये होता है यहाँ पे साइटोप्लाज्म, ये हो जाता है साइटोप्लाज्म। और ये वाला जो एरिया होता है इंटरनल, इसको हम यहाँ पे कह देंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। तो इसमें जो हमारा रिसेप्टर मान लो यहाँ पे प्रेजेंट है, यानी कि साइटोप्लाज्म में हमारा ये रिसेप्टर प्रेजेंट है जिस पे ये हार्मोन जाके बाइंड करेगा। अब मान लो ये हार्मोन आया अपने रिसेप्टर पे बाइंड हो गया, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना लिया। अब ये जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है ये हमारा यहाँ पे एंटर कर जाता है, यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म में एंटर हो जाता है।
अब इसमें ये भी हो सकता है कि ये जो हमारा मतलब कि रिसेप्टर है, या तो हमारे ये बाइंड होके यानी कि कॉम्प्लेक्स बना के डायरेक्टली हमारे यहाँ पे पहले कॉम्प्लेक्स बना लेगा, उसके बाद हमारे न्यूक्लियोप्लाज्म में जाएगा, या फिर डायरेक्टली भी यहाँ पे हमारा मतलब कि कॉम्प्लेक्स बना के न्यूक्लियोप्लाज्म में जा सकता है। तो दोनों तरीके हो सकते हैं, या फिर यहाँ पे साइटोप्लाज्म में ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा फिर न्यूक्लियोप्लाज्म में जाएगा, या फिर रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना के डायरेक्टली न्यूक्लियोप्लाज्म में चला जाता है। जैसे ही ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो है जब यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म में आता है, फिर वो बाइंड हो जाता है हमारे डीएनए से। अब जैसे ही हमारा ये जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है जब डीएनए के साथ यहाँ पे अटैच हो जाता है यानी कि बाइंड हो जाता है, तो यहाँ पे ये क्या किसकी फॉर्मेशन होने लगती है, एमआरएनए यहाँ पे हमारा फॉर्म होने लगता है, यानी कि एमआरएनए की फॉर्मेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। और ये मैसेंजर आरएनए होता है, यानी कि एमआरएनए को हम कहते हैं यहाँ पे मैसेंजर आरएनए। अब यहाँ पे जब एमआरएनए यहाँ पे फॉर्म होने लगता है, उसके बाद एमआरएनए यहाँ पे क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस को यहाँ पे स्टार्ट कर देता है, क्योंकि यहाँ पे आरएनए का काम क्या होता है, वो प्रोटीन की सिंथेसिस करता है राइबोसोम से। अब यहाँ पे जो प्रोटीन होता है वो काफ़ी ज़्यादा हमारी बॉडी में मतलब कि रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे कि हमारी ग्रोथ वगैरह के लिए हमारा प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे डायरेक्ट जीन एक्टिवेशन यहाँ पे हमारा काम करता है, यानी कि यहाँ पे ये डायरेक्टली जीन को यहाँ पे एक्टिवेट करने का काम कर रहा है, यानी कि डीएनए वगैरह को एक्टिवेट कर रहा है, ठीक है, इसीलिए इसको हम डायरेक्ट जीन एक्टिवेशन कहते हैं। तो आई होप आप लोग को ये डायरेक्ट जीन एक्टिवेशन समझ में आ गया होगा। इसको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चार्ट के फॉर्म में भी लिखा हुआ है, जैसे कि सबसे पहले क्या हुआ, हार्मोन डिफ्यूजन हुआ अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, यानी कि हमारा जो हार्मोन है वो ब्लड कैपिलरी में आया, ब्लड कैपिलरी से होते हुए लिपिड सॉल्युबल मेम्ब्रेन को यहाँ पे ये क्रॉस करता है, फिर हमारे सेल मेम्ब्रेन में आ जाता है। उसके बाद क्या होता है, फिर जो हार्मोन है वो रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है, फिर यहाँ पे ये हमारा क्या करता है, यहाँ पे जो हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म है उसके अंदर एंटर करता है और बाइंड हो जाता है हमारे डीएनए के साथ में। जैसे ही डीएनए के साथ में बाइंड होता है, फिर ये सिंथेसाइज कर देता है किसको, यानी कि एमआरएनए की फॉर्मेशन यहाँ पे हमारी शुरू हो जाती है। फिर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए टू राइबोसोम्स। अब ये जो एमआरएनए है वो हमारा राइबोसोम्स में ट्रांसपोर्ट हो जाता है, यानी कि चेंज हो जाता है। फिर यहाँ पे हमारी प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है, फिर उसी की वजह से हमको यहाँ पे बायोकेमिकल रिस्पॉन्सेज देखने को मिलते हैं, जिससे हमारा जो प्रोटीन होता है वो हमारा यहाँ पे सिंथेसाइज हो जाता है, फिर हमको यहाँ पे बायोकेमिकल रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। तो ये हो जाता है यहाँ पे जीन एक्टिवेशन वाला प्रोसेस। फिर हमारा यहाँ पे सेकंड आ जाता है, सेकंड मैसेंजर एक्टिवेशन मैकेनिज्म। तो चलिए इसको भी यहाँ पे हम समझ लेते हैं। अब जो ये वाला एक्टिवेशन मैकेनिज्म होता है, इसमें बेसिकली क्या होता है, ये मेनली हमारा नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन के थ्रू ये हमारा यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, या फिर प्रोटीन हार्मोन और लिपिड इनसॉल्युबल हार्मोन्स। यानी कि नॉन स्टेरॉयडल में आप लोगों को क्या पता है कि ये हमारा प्रोटीन हार्मोन भी, इसमें हमारी प्रोटीन वाला यूज़ होता है, क्योंकि हमारे प्रोटीन में मतलब कि क्या होते हैं, वाटर में हमारे सॉल्युबल होते हैं और लिपिड में हमारे इनसॉल्युबल होते हैं, क्योंकि हमारे ये नॉन स्टेरॉयडल है। स्टेरॉइड्स में क्या प्रेजेंट होता है, लिपिड प्रेजेंट होता है, इसमें नॉन स्टेरॉयडल में हमारा लिपिड नहीं प्रेजेंट होता है, इसमें हमारा प्रोटीन होता है। द रिसेप्टर ऑफ दीज हार्मोन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द सेल। अब वो वहाँ पे हमारा क्या था, पहले वाले एक्टिवेशन में, जीन एक्टिवेशन में, कि वो हमारे अंदर मतलब कि हार्मोन रिसेप्टर हमारा अंदर प्रेजेंट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे हमारा जो हार्मोन रिसेप्टर होगा वो हमारे यहाँ पे सेल के बाहर वाली मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होगा। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था, ये वाली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यहाँ पे रिसेप्टर इसके सरफेस पे प्रेजेंट होगा। तो ये हमारा क्या करता है, ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स यहाँ पे इसकी सरफेस पे प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे हमारे जो मतलब कि ये जो हार्मोन होते हैं, ये जो मतलब कि सेल मेम्ब्रेन है, ये हमारी क्या है, लिपिड इनसॉल्युबल है। तो लिपिड इनसॉल्युबल होने की वजह से जो हमारा हार्मोन है वो इसको यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन को यहाँ पे क्रॉस नहीं कर पाएगा। अब जो क्रॉस नहीं कर पाएगा तो हमारा अंदर नहीं जा पाएगा, इसीलिए इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारे यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ही इसकी सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि आप लोगों को मैंने यहाँ पे बताया था कि हमारे जो रिसेप्टर होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिसेप्टर होता है, एक यहाँ पे साइटोप्लाज्म रिसेप्टर और एक न्यूक्लियोप्लाज्म रिसेप्टर। तो इसका जो रिसेप्टर है वो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि सेल की सरफेस पर प्रेजेंट होता है। तो ये जो प्लाज्मा मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिसेप्टर जो होता है वो हमारा नॉन स्टेरॉयडल में होता है, यानी कि सेकंड मैसेंजर में, और डायरेक्ट जीन रिसेप्टर में हमारा कौन सा होता है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म पे हमारा हार्मोन रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। अब इसमें होता क्या है, चलिए वो समझ लेते हैं। ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा ऐसे समझ लेते हैं। मान लो ये हमारा हार्मोन आया और इसकी रिसेप्टर है, हार्मोन रिसेप्टर जो है ये हमारा इसकी
सरफेस सेल की सरफेस पर प्रेजेंट है। तो ये हार्मोन जो है ये हमारे इस अपने रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो जाता है और फॉर्म कर लेता है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे जैसे हमारा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है, ये इसको एक्टिवेट कर देता है, किसको, एंजाइम को। जैसे हमारा एंजाइम एक्टिवेट होता है, ये इसको एटीपी को कन्वर्ट कर देता है, एटीपी एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है CAMP में, यानी कि साइक्लिक AMP में कन्वर्ट कर देता है। और यही जो हमारा साइक्लिक AMP होता है, यही हमारा क्या काम करता है, सेकेंडरी मैसेंजर का काम करता है। ये सेकेंडरी मैसेंजर, ये जो हमारा सेकेंडरी मैसेंजर होता है, बहुत सारे मतलब कि वेरियस केमिकल रिस्पॉन्सेस के लिए हमारा ये रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म वगैरह है, उसमें हमारा ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो ये हो जाता है हमारे यहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका ये फ्लो चार्ट है थोड़ा सा, कि ये हमारा क्या होता है, सेकेंडरी मैसेंजर आर सब्सटेंस दैट ट्रांसमिट सिग्नल्स फ्रॉम सेल सरफेस टू टारगेट साइट विद इन सेल। यानी कि ये हमारा क्या करता है, जो सेकेंडरी मैसेंजर सब्सटेंस होता है, ये हमारा जो मतलब कि सेल के सरफेस पे जो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, उसके अपने टारगेट साइट पे हमारा बाइंड हो जाता है। एग्जाम्पल जैसे कि CAMP, CGMP, IP3, DAG, कैल्शियम ++। तो ये हमारे सबसे पहले क्या हुआ, पहले हार्मोन अपने रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स पे जाके बाइंड होता है, फिर रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स बना लेता है, फिर यहाँ पे हमारा जो एंजाइम है वो एक्टिवेट हो जाता है। एंजाइम एक्टिवेशन होने के बाद जो ATP है वो CMP में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पे हमको बहुत सारे बायोकेमिकल रिस्पॉन्सेज हमको देखने को मिल जाते हैं। तो ये हो जाता है सेकेंडरी मैसेंजर एक्टिवेशन मैकेनिज्म। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो होती है यहीं पे कंप्लीट। इसके जो पेंडिंग टॉपिक्स हो गए उसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, सारे को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा। टेक केयर ऑफ योर्स एंड योर फैमिली।